देखिए, we were doing the revision of this unit 1, and till yesterday we have discussed about the characteristics and you can say the features of modern selling. और इसके आगे आज बात करते हैं, जो बाकी की बची हुई यूनिट है आज रिवाइज कर लेंगे. ओके, सो आगे हम बात कर रहे हैं, एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द सक्सेस फैक्टर्स फॉर प्रोफेशनल सेल्स पीपल. देखिए, प्रोफेशनली जो सेल्समैन हैं उनके लिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे, वो बात हो रही है यहाँ पर. तो देर आर अ फ्यू फैक्टर्स लाइक दी वन इज दी लिसनिंग स्किल्स. जो भी सेल्समैन है, ठीक है, वो अक्सर हम देखते हैं ना, गलती करते हैं कि वो बोलते ज्यादा है सुनते कम है. तो लिसनिंग स्किल्स होना उनके अंदर बहुत जरूरी है. दे शुड लिसन टू दी कस्टमर एंड पूरा उसको एड्रेस मिले, पूरी अटेंशन मिले, उसकी बात को समझें, उसकी नीड को समझें और उसके बाद अपनी बात को रखें. तो लिसनिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलो अप स्किल होने चाहिए. अक्सर ये देखा गया है कि प्रॉपरली फॉलो अप नहीं हो पाता और जो कस्टमर बन भी सकता है वो बन नहीं पाता है. तो फॉलो अप होना बहुत जरूरी है और टाइम टू टाइम फॉलो अप लेते रहिए एज अ सेल्समैन. ठीक है, कोई भी कस्टमर आपको छोड़ना नहीं है और लास्ट तक जब तक की सेल्स नहीं हो जाती है उसका रेगुलर आप फॉलो अप लेते रहिए. एबिलिटी टू अडॉप्ट सेल्स स्टाइल फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. देखिए, सिचुएशनल थ्योरी भी हमने सेल्स की पढ़ी है, सिचुएशन बेस्ड थ्योरीज. तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि द रोल ऑफ सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, and as a salesman you have to see, you have to predict that in what kind of situation you are dealing with, and accordingly you have to behave. Then comes tenacity. टेनेसिटी बेसिकली होता है कि आप किसी भी काम को छोड़ेंगे नहीं. जैसे होता है कि इफ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो एज अ सेल्समैन यू स्किप दैट टास्क और यू प्रोकास्टिनेटेड कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे. तो ऐसा नहीं होना है. अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, आपको कस्टमर से डील करने में दिक्कत आ रही है, यू शुड स्पीक अप इट टू योर बॉस एंड मे बी पॉसिबल दैट ही और शी मे हेल्प यू. तो टेनेसिटी इज दैट के उस टास्क को आप किसी ना किसी तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालिए, उसको कंप्लीट कीजिए. ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स. Organizational skills are basically how you are organizing yourself. As a salesman, you have to deal with various kinds of things. Like आपको खुद बहुत सारे चीज़ें जैसे लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, आपको ब्रोचर्स हैं प्रोडक्ट्स के, उनका पोर्टफोलियोज हैं, ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी पड़ती हैं और इन सबको लेके कस्टमर से मिलना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है. ठीक है, और जो आपको रिसोर्सेज दे रखे हैं, फोन, बाइक, पेट्रोल, स्पेस, वो सारी चीजें मैनेज करनी है. तो आपको इफेक्टिवली सारी चीजें मैनेज करनी है, सबका ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉपर वे में करना है. वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स. नो मैटर कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो या हिंदी में बात कर रहे हो, आप जिस भी भाषा में कस्टमर से बात कर रहे हैं स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए. सेंटेंस प्रॉपर आप कंप्लीट कीजिए. बहुत से ऐसे होते हैं कि आधे अधूरे सेंटेंस में बात करते हैं, एक बात शुरू की, आधी हो पाई, दूसरी बात शुरू कर दी. ये नहीं होना चाहिए. तो वर्बली यू शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. वर्बली आप बहुत ही क्लियर, क्लिस्टर क्लियर आप बात करें, ये बहुत जरूरी है. प्रोफिशिएंसी इन इंटरेक्टिंग विद पीपल एट ऑल लेवल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. आपके अंदर ये क्वालिटी भी होनी चाहिए कि आप किसी भी लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं, जो सर आपकी आवाज में फ्लक्चुएशन हो रहा है. ओह. Yes, am I audible? Yes sir. Yes sir. Yes. So like we were talking about the proficiency in interacting with people at all levels. देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको हर एक लेवल पर डील करना पड़ता है. कभी आपको एम्प्लॉइज से मिलना पड़ेगा, कभी किसी मैनेजर से बात करनी पड़ सकती है, कभी हो सकता है आप डायरेक्टली सीईओ को अप्रोच करें. तो हर एक से बात करने का जो ढंग है वो अलग अलग होता है और उसको आपको उसी वे में ही उससे डील करना है. इवन
कि किसी कंपनी में जब आप एंट्री करते हैं तो आप किस तरीके से गार्ड से बात करते हैं, वही अगर आपको अंदर नहीं जाने देगा तो आप किसी से मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप बात। ये माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। सर अगेन योर सर यू आर नॉट ऑडेबल। बेटा कनेक्शन मैंने सब चेक भी कर लिए हैं, बट आई थिंक कुछ नेटवर्क की आज दिक्कत है, तो इस वजह से प्रॉपरली वो कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, बार बार ड्रॉप हो रहे हैं सिग्नल। देयर इज सम प्रॉब्लम विद नेटवर्क। डिमॉन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टू ओवरकम ऑब्जेक्शंस। देखिए एक बहुत अच्छी एबिलिटी है, क्वालिटी है सेल्समैन की, कि जो भी ऑब्जेक्शंस रेज हो रहे हैं, अब ऑब्जेक्शन किसकी तरफ से हो रहे हैं? कस्टमर की तरफ से। सो वट एवर ऑब्जेक्शन द कस्टमर इज रेजिंग, आपको उनको डिमॉन्स्ट्रेशन करके ओवरकम करना है, यानी कि हाथ के हाथ आपको उसको उसका सॉल्यूशन उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके ही दूर करना है, ताकि उसके मन में कोई भी शंका ना रहे। फिर बात आ रही है क्लोजिंग स्किल्स। क्लोजिंग स्किल्स आर लाइक कि फाइनली जब आप इतनी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं, तो फाइनली आपको सेल्स भी करनी है और उसी डायरेक्शन में आपको बात करनी है, कस्टमर को साथ लेते हुए, हर एक चीज उसे प्रोवाइड करते हुए, हर एक फैसिलिटी, हर एक स्कीम बताते हुए आपको फाइनली क्लोज करना है। पर्सनल प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये देखा गया है कि द सेल्समैन मे नॉट बी एबल टू यूटिलाइज his or her time in a proper way, so you have to make schedule before meeting the people. Schedule बना लें, carry a diary in which you need to write down each and everything, that what is the schedule of today's meetings, what will be of tomorrow, like that you have to go on। और इसी तरीके से आप टाइम को मैनेज करते हुए और पर्सनल प्लानिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? नाउ कमिंग टू द सेल्समैनशिप, बात आ रही है, अभी तक इतना हमने बात कर ली, सेलिंग पे बात कर ली, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर लिए, फैक्टर्स भी बात कर ली कि सेल्समैन में क्या क्या होने चाहिए। तो अब सेल्समैनशिप है क्या, ये भी बात कर लेते हैं। बेसिकली इट्स एन आर्ट दैट इज रिलेटेड विद सेल्स। आप सेल्स कैसे करते हैं, सेल्स किस तरीके से करते हैं, ठीक है, द वे यू परफॉर्म दैट टास्क और एक्टिविटी इज नोन एज सेल्समैनशिप। एंड गुड सेल्समैनशिप हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगर कंपनी के पास अच्छे सेल्समैन है, सेंसिबल सेल्समैन है, तो कंपनी को डायरेक्टली इसका जो फायदा है वो प्रॉफिट के रूप में या ज्यादा सेल्स के रूप में कंपनी को मिलता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ सेल्स पर्सन इज टू मोटिवेट और परसुएड अ बायर इन परचेजिंग द प्रोडक्ट। ये क्लियर है कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम है सेल्समैन का वो है परसुएट करना कस्टमर को, ताकि वो अच्छा प्रोडक्ट एक परचेज कर सके। Salesmanship refers to the practice of investigating and satisfying the needs of customers using a fair, sincere, mutually beneficial and efficient process। अगर बिल्कुल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये वो प्रोसेस है, वो प्रैक्टिस है जिसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल नीड आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर की, और उसको आइडेंटिफाई करते हुए उसको एक सिंसियर एडवाइस देते हैं, फेयर एडवाइस देते हैं, ठीक है, और सेल्स को जनरेट करते हैं। म्यूचुअली बेनिफिशियल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है, यू मे बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, साथ ही साथ जो कस्टमर है ही इज गेटिंग द प्रोडक्ट एज डिजायर्ड बाय हिम और हिज फैमिली मेंबर, उसको वो प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये सेल्समैनशिप की एक दूसरी डेफिनेशन है जो आप लिख सकते हैं। फीचर्स की बात करें अगर हम, तो देयर आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सेल्समैनशिप। जैसा अभी बात हमने की है कि सेल्समैनशिप इज एन आर्ट, ठीक है। पर्सनल सर्विस है, जो सेल्समैन है वही इसको प्रोवाइड करा सकता है, नो अदर पर्सन एक्सेप्ट द सेल्समैन कैन गिव दैट सर्विस, और पर्सनली इसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड इज आर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग एंड परसुएडिंग कस्टमर्स। देखिए द वे यू अट्रैक्ट द कस्टमर इज ओनली डिपेंडेंट ऑन यू, दैट हाउ यू डू इट, हाउ यू परफॉर्म इट, ठीक है। इसका कोई लेमन लैंग्वेज नहीं है, इसका कोई किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को क्या करना है। ये सिंपली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रिएक्ट करते हो, कैसे बिहेव करते हो, किस तरीके से कस्टमर को अपनी तरफ अटेंशन करवाते हैं। तो ये बेसिकली एक आर्ट है,
ठीक है, जो सेल्समैनशिप के द्वारा की जाती है। आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग डिजायर इनटू नेसेसिटी। एक बात ये भी है कि एज अ सेल्समैन आपको चाहिए कि आप रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करें ही, लेकिन साथ ही साथ आप जो डिजायर है कस्टमर का, उसको भी फाइंड आउट करें और कोशिश करके उस डिजायर को ही नेसेसिटी में कन्वर्ट कर लें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि डायरेक्टली जो कस्टमर है, ठीक है, ही मे बी एबल टू सेटिस्फाई हिज डिजायर एंड नॉट ओनली द नेसेसिटी। बायर्स कॉन्फिडेंस। बायर्स कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है कि खरीद होने से पहले या सेल होने से पहले जो भरोसा है वो जनरेट हो जाए और जो कस्टमर है प्रोस्पेक्टिव, उसको आप पर भरोसा होने लगे और फाइनली वो आपको ट्रस्ट करके ही परचेज करे। साथ ही साथ उसको सेटिस्फेक्शन भी होना जरूरी है, दैट्स व्हाई कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज देयर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट रिलेशन। देखिए, कोई वन टाइम सेलिंग नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि आप आज बेच के फिर कल भूल जाएंगे या कल उसके पास नहीं जाएंगे। इट्स अ कंटिन्यूअस काइंड ऑफ प्रोसेस एंड रेगुलरली यू हैव टू बी इन टच विद द कस्टमर। तो आपको परमानेंट रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करनी है कस्टमर के साथ में। सर्विस फॉर प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर। देखिए, एज अ सेल्समैन यू हैव टू गिव द सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर, दैट इज फॉर द पर्सन फॉर whom you are working, and second is for the distributor also. Sometime the distributor may ask you कि भैया अब सामान बिक नहीं रहा है, कुछ आके मदद करो, नए रिटेलर्स बनवाओ, तो आपको वहां भी हेल्प करनी पड़ सकती है। एंड फाइनली दी कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर को आप डील कर ही रहे हो कि आप कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी आपको डील करना है कि उसको बेस्ट आप प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाओ। म्यूचुअल बेनिफिट, ये हम बात कर ही चुके हैं। म्यूचुअल बेनिफिट है आप अपना कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, और ऑन द अदर हैंड द कस्टमर इज आल्सो गेटिंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट। एजुकेटिव प्रोसेस है। बहुत सी जगहों पर कस्टमर को नहीं मालूम होता कि उस प्रोडक्ट के क्या यूजेस हैं, उसमें क्या फीचर्स हैं। तो बेसिकली वो खरीदे ना खरीदे बात की बात है, लेकिन आप उसको एजुकेट भी कर रहे हैं। Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. तो उसके बाद Yes, बात आती sir. है टाइप्स ऑफ सेल्समैन की या टाइप्स ऑफ सेल्स पर्सन की। ठीक है, तो 6 तरीके के हो सकते हैं। देयर आर 6 काइंड ऑफ सेल्स पर्सन। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर सेल्समैन, जो बेसिकली जो प्रोड्यूसर है उसके द्वारा अपॉइंट होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर अपने ही सेल्समैन रखता है आगे, होलसेलर रिटेलर से कांटेक्ट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करने के लिए। कुछ होते हैं जो होलसेलर के सेल्समैन होते हैं, जो आगे रिटेलर्स को बनाते हैं। फिर आते हैं रिटेलर्स के सेल्समैन। आप किसी रिटेल आउटलेट पे जाते हो तो आप देखते हो कि जो सेल्समैन खड़े होते हैं, जो आपको प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं, वो रिटेलर के होते हैं। इंडोर सेल्समैन। देखिए, रिटेलर सेल्समैन और इंडोर सेल्समैन फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो एक रिटेल आउटलेट तक सीमित है, जबकि कोई अगर बड़ी कंपनी है, ठीक है, जैसे बिग बाजार है या कोई और है, उसमें बहुत सारे हजारों लड़के अपॉइंट किए जाते हैं और उनको अलग अलग लोकेशन पे इंडोर सेल्समैन बना के रखा जाता है। ठीक है, तो ये फर्क है रिटेलर में और इंडोर में। रिटेल सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक शॉप पे वो बेसिकली काम कर रहा है। हो सकता है कि उसको आउटसाइड का वर्क भी दिया जाए, लेकिन जो इंडोर होंगे वो खाली इंडोर के लिए ही रखे जाते हैं। फिर ट्रैवलिंग सेल्समैन है। जनरली जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो अपने मार्केट को एक्सपेंड करना चाहती हैं, जो अब्रॉड में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी देखती हैं, तो वो जनरली ऐसे सेल्समैन को हायर करती हैं जो ट्रैवल करते रहें। स्पेशल सेल्समैन होते हैं जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो टेक्निकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिन्हें समझाना कठिन है। ठीक है, जिनका स्पेसिफिकेशन या पर्टिकुलरली आप नीड के अकॉर्डिंग ही उनको सजेस्ट करते हो। ठीक है, तो वो ऐसे सेल्समैन कहलाते हैं स्पेशल सेल्समैन, क्योंकि वो पर्सनल मीटिंग करके यानी पर्सनली मिलकर ही आपको वो सारी चीजें समझा पाते हैं। लिमिटेशंस क्या है सेल्समैनशिप की? सबसे पहली बात है हाई कॉस्ट। जनरली पर्सनल सेलिंग में या सेल्समैनशिप में ये देखा गया है कि जो कंपनी एम्प्लॉयज अपॉइंट कर रही है, जो सेल्समैन अपॉइंट कर रही है, उनका सैलरी, उनका इंसेंटिव, कमीशन कंपनी को खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, अगर सेल नहीं भी आ रही होगी तब भी आपको सेल्समैन आप हटा थोड़ी दोगे। जो रेगुलर जो आपके परमानेंट सेल्समैन है दे विल रिमेन विद द कंपनी। तो अक्सर ये दिक्कत देखी गई है कि कभी कभी सेल्स ना आने पर भी आपको खर्चा मीट आउट करना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी हाई कॉस्ट ऑफ पर्सनल सेलिंग।
सेल्समैनशिप अडॉप्ट द मेथड्स ऑफ प्रेशर सेलिंग। जनरली टारगेट्स को पूरा करने के लिए, जल्दी सामान बेचने के लिए, जल्दी अपना काम निपटाने के लिए जो सेल्समैन है वो प्रेशर सेलिंग करते हैं, यानी कस्टमर को प्रेशर में लाके वो बेचते हैं। उससे क्या होता है, कंपनी का गुडविल खराब होती है, पूरी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक नहीं पहुंचती है, तो ये एक लिमिटेशन है। गुड एंड कॉम्पिटेंट सेल्स पर्सन आर स्केर्स। जनरली आप किसी सेल्समैन बंदे की क्वालिफिकेशन देख सकते हो, आप यही देख सकते हो कि भाई एमबीए किया है, अच्छा सेल्समैन बन सकता है, लेकिन वो किस तरीके से डील कर रहा है कस्टमर के साथ में, वो मार्केट में एक्चुअली क्या जाके जो रियल कंडीशंस में कैसे वर्क कर रहा है, ये जानना बहुत ही कठिन है। और अच्छे और कॉम्पिटेंट सेल्समैन मिलना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल है, इसके है। अब पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं हम। पर्सनल सेलिंग जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि द सेलिंग विच इज डन बाय द पर्सन्स, ठीक है। इट्स अ टेक्निक इन्वॉल्व बिटवीन पर्सन टू पर्सन एंड बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव बायर एंड सेलर। जनरली जो बायर है और सेलर है, उनके दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है, उनके बीच में जो एक्टिविटी हो रही है, जो टेक्निक इन्वॉल्व हो रही है, वो पर्सनल सेलिंग कहला रही है। और जैसे हम देखते हैं ना कि एक कंपनी कभी कभी ऐड चला देती है और ऐड को देख के कस्टमर तो शॉप पे आके खरीद के ले जाता है, तो ये वो नहीं है। यहाँ पर कंपनी बेसिकली पर्सन्स को ही हायर कर रही है, वो पर्सन जाके मार्केट में कस्टमर से मिलते हैं, उनके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और फिर वो परचेज करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पर्सनल सेलिंग। एक चीज और है कि वी हैव अ कंफ्यूजन इन अवर माइंड कि अक्सर हम पर्सनल सेलिंग को कंपेयर करते हैं डोर टू डोर सेलिंग से, व्हाइल इट इज नॉट। ये डोर टू डोर सेलिंग नहीं है। जनरली दी बिग कंपनीज, द एलिट कंपनीज, दे कैन हायर द पर्सन्स, मतलब वो इन्वॉल्व होती है पर्सनल सेलिंग में, ना कि डोर टू डोर सेलिंग में। डोर टू डोर आप कह सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है, क्योंकि उसमें कंपनी डायरेक्टली अपने सेल्समैन को हर घर के हर दरवाजे पे भेजती है, जबकि पर्सनल सेलिंग में हर दरवाजे पर सेल्समैन नहीं जा रहा है। वो पहले शॉर्टलिस्ट करता है, उसको लगता है कि आप खरीद सकते हो तो ही वो आपसे बात करेगा, ठीक है। तो ये पर्सनल सेलिंग है। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए पर्सनल सेलिंग के, ठीक है, तो जैसा क्लियर है, इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड इट इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन बिटवीन बायर एंड सेलर, ये हमने बात करी ली। इन पर्सनल सेलिंग द सेलर वांट्स टू कन्विंस द बायर टू सेल द प्रोडक्ट। आप तब तक नहीं बेच सकते जब तक कि आपकी बातों से जो बायर है वो कन्विंस ना हो जाए, क्योंकि जब कन्विंस होगा तभी वो परचेज करेगा। इट इन्वॉल्व द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर्सनली। जनरली जो सेल हो रही है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की, वो पर्सनली हो रही है, बिटवीन टू पर्सन्स हो रही है, ठीक है, ना कि वर्चुअली। क्योंकि वर्चुअली एडवर्टीजमेंट के थ्रू होती है कि आप मिले भी नहीं, आपने बात भी नहीं की, आप जानते भी नहीं हो, तब भी प्रोडक्ट बिक रहा है। इट इज मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ इंक्रीजिंग दी सेल्स। जनरली जो कंपनी ये करती हैं पर्सनल सेलिंग, वो ये समझती भी हैं और जानती भी हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट इज पर्सनल सेलिंग। जैसे यूरेका फॉर्ब्स है, ठीक है, एमवे है, तो ये बेसिकली पर्सनल सेलिंग में डील करते हैं एंड दे डोंट गो फॉर एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग मैनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरप्राइज रिगार्डिंग द मार्केट। जब आपका सेल्समैन ही बात कर रहा है कस्टमर से जाके, तो एक बेनिफिट आपको ये भी मिलता है कि आप जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कंपनी की, वो जाके आप कस्टमर को बता सकते हो, ठीक है, तो इंटरप्राइज को बता सकते हो। दिस इज वन बेनिफिट विच इज अवेलेबल इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। क्लियर है कि पर्सनल सेलिंग अगर नहीं होगी तो यू मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि जो कंपनी पर्सनल सेलिंग कर रही है वो सिर्फ इसी के भरोसे ही सामान बेच रही है, तो उसको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ेगा पर्सनल सेलिंग में, और उसको बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेल्समैन अपने हायर करने पड़ेंगे, अदरवाइज दे मे नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट पर्सनल सेलिंग? देखिए, एक तो इमीडिएट फीडबैक है, यानी हमें लगातार एकदम से फीडबैक मिल जाता है, क्योंकि आप कस्टमर से डील कर रहे हैं, उसे पसंद आया नहीं आया, उसको कोई प्रॉब्लम है या पिछले परचेज से अगर कोई दिक्कत है, कंपनी के बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, ये सारी चीजें आपको इमीडिएटली पता लग जाती हैं। फ्लेक्सिबल है, आप अपने हिसाब से बातचीत कर सकते हो, कोई भी टाइम आप जाके मिल सकते हो कस्टमर से अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, हिज ईज, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल है। डिमॉन्स्ट्रेशन है, पर्सनल सेलिंग में आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, ठीक है, और किसी चीज में ये पॉसिबल नहीं है। जनरली रिटेल पे जब जाते हो आप, तो आप परचेज करके सीधे घर आ जाते हो, लेकिन यहाँ पर पहले प्रोडक्ट को पूरा प्रॉपरली उसको चला के दिखाया जाता है, उसके बाद ही उसको
बेचा जाता है। मोस्ट सुटेबल फॉर टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ज्यादातर ये टेक्निकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स होते हैं या जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको डील करने के लिए पर्सनल सेलिंग की जाती है। क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स, क्वेरीज एंड ऑब्जेक्शन, ये भी क्लियर है कि हाथ के हाथ आप कस्टमर्स की क्वेरीज को सेटिस्फाई कर रहे हो, उनके डाउट्स को क्लियर कर रहे हो, उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर रहे हो। परफॉर्म्स एंटायर सेलिंग जॉब, पूरा जो सेलिंग जॉब है बेसिकली वो पर्सनल सेलिंग में आपको करना पड़ता है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, जैसे रिटेल काउंटर पे आप देखते हैं कि जो सेल्समैन है आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है, उसने दिखा दिया, आप जब खरीदते हो तो वो आपको जाके बिलिंग काउंटर पे भेज देता है, ठीक है, तो बिल वाला बिल काटता है, पैकेजिंग वाला पैकेजिंग कर देता है, तो कई लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा सेलिंग जॉब आपको खुद करना है, आप डिमॉन्स्ट्रेट भी खुद कर रहे हो, आप उससे बात भी खुद कर रहे हो, और फाइनली जब वो परचेस करेगा उसको बिल काट के देना, उसको पैकेट प्रोडक्ट का पैकेट देना, सारी चीजें इंस्टॉल करना, ये सारी चीजें बेसिकली आपको खुद से करनी है। तो पूरा सेलिंग जॉब आपको खुद से परफॉर्म करना है। मोर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो जनरली सारी चीजें हो ही रही हैं, तो यहाँ पे कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई रहता है इन कंपेयर टू एनी अदर। वेरी सुटेबल फॉर मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, जहां हम सर्विसेज की बात करते हैं, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज की, तो अक्सर ये बहुत ही ज्यादा सुटेबल वे ऑफ डीलिंग है, यानी कि सर्विसेज के केस में भी बहुत ज्यादा सुटेबल रहती है इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग। क्रिएशन ऑफ डिमांड, आप हाथ के हाथ डिमांड भी क्रिएट करते हो, क्योंकि अगर एक बंदा भी सेटिस्फाई होगा आपकी बातों से तो वो 10 लोगों से बात करेगा और 4 लोगों से बात करेगा, और वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा कस्टमर जनरेट करके देगा, डिमांड आपकी इंक्रीज होगी, क्रिएट होगी। प्रमोट्स न्यू प्रोडक्ट, देखिए आप पुराने प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रहे हो, आप ओल्ड कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो जो ऑलरेडी आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको डील करते वक्त ही आप हाथ के हाथ नए प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी दे सकते हो, आप उनको भी प्रमोट कर सकते हो। इंक्रीज नॉलेज ऑफ कस्टमर्स, जब आप इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हो तो दैट विल इंक्रीज द नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स। कलेक्ट मार्केट इंफॉर्मेशन, ये वही बात है, जैसे आप इमीडिएट फीडबैक की बात कर रहे हो तो वैसे ही आप मार्केट की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हो। इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट, देखिए पर्सनल सेलिंग कर रही है कंपनी तो ऑब्वियसली बात है कि उसके लिए हायरिंग करेगी, उसके लिए आपको अपॉइंट करेगी, तो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी है जो कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। हेल्पफुल इन फेसिंग दी कंपटीशन, जनरली जो पर्सनल सेलिंग है उसमें कम कंपटीशन देखने को मिलता है, और जो भी होता है वो सक्सेसफुली फेस कर लिया जाता है, क्योंकि आप डायरेक्टली कस्टमर के टच में, और रिलेशनशिप मार्केटिंग भी यहाँ पर हो रही है, रिलेशनशिप बिल्डिंग भी हो रही है, क्योंकि डायरेक्टली आप कस्टमर से डील कर रहे हो। प्रोसेस की अगर हम बात करें इसकी, तो सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले अटेनिंग दी नॉलेज, सबसे पहले समझ लीजिए कि मार्केट क्या है, मार्केट में कितने बायर सेलर्स हैं, क्या क्या नीड डिमांड है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक्स क्या है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या है, तो इस तरीके की नॉलेज आपको गेन करनी है अपनी कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, उस प्रोडक्ट का यूजेस क्या है, वो प्रोडक्ट कैसे बना है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सारी चीजें बेसिकली सेल्समैन को पता होनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। Prospecting, then you have to search for those customers who can purchase your product, ठीक है, तो that method, that process is known as prospecting, जब आप सर्च कर रहे होते हो। फिर बात आ रही प्री अप्रोच, सर्च करने के बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कुछ कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ठीक है, उनसे अप्रोच करने से पहले आप उनके बारे में नॉलेज गेन करेंगे, यानी कि उनके बारे में आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो निकाल लेंगे कि वो कहाँ काम करते हैं, वो उस प्रोडक्ट को बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं, उनके परिवार में कोई यूज करता है, जितना भी पॉसिबल हो, उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी, एनीथिंग, ठीक है, उनका सालाना इनकम, जितनी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, दैट मेथड इज नोन एज प्री अप्रोच। और फिर आप अप्रोच करेंगे, तो जब आप मिलते हैं उससे फाइनली अप्रोच में, तो जब आप उसके सामने बात रखते हैं कि सर आपने, आपका पैकेज इतना है या आपकी सैलरी बेसिकली इतनी है, तो आपके लिए ये प्रोडक्ट सही रहेगा, तो उससे क्या होता है कि जो कस्टमर है वो भी सोचता है कि आप बहुत इंफॉर्मेशन लेकर आए हो, यानी कि आप पूरी अपनी रिसर्च करके आए हो उसके बारे में, तो ही कैन बी कन्विंस्ड इजिली। देन कम सेल्स प्रेजेंटेशन, अप्रोच करते समय ही जब आप मिल लिए उससे, तो यू स्टार्ट योर डिमॉन्स्ट्रेशन एंड दी सेल्स प्रेजेंटेशन एंड फाइनली दी फॉलो अप। जब सेल्स प्रेजेंटेशन हो जाता है तो आप उसको फाइनली वो प्रोडक्ट बेचते हैं, और उसके बाद आप उसको रेगुलर इंटरवल पे फॉलो अप लेते हो। टाइप्स ऑफ सेलिंग अगर हम बात करें तो 3 तरीके की होती है, एक होते हैं ऑर्डर टेकर, फिर ऑर्डर क्रिएटर, ऑर्डर गेटर।
ऑर्डर टेकर बेसिकली काउंटर पे बैठते हैं, इनको कहीं जाना नहीं पड़ता और डायरेक्टली जो कस्टमर है वो इनके पास आके उनको ऑर्डर देता है। जो ऑर्डर गेटर्स हैं ये मूव भी करते हैं और इन्हें कस्टमर के पास तक जाना पड़ता है ऑर्डर लेने के लिए, ठीक है। ऑर्डर क्रिएटर वो है जो डायरेक्टली आपके ऑर्डर को परचेज नहीं कर रहे हैं लेकिन वो क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि ये आपके कस्टमर नहीं है लेकिन कस्टमर बनाने में हेल्प कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑर्डर क्रिएटर। अब देखिए तो ऑर्डर टेकर्स हैं 3 तरीके के। ऑर्डर टेकर जैसे मैंने बताया काउंटर पे बैठते हैं, तो इनसाइड ऑर्डर टेकर जो अंदर ही जैसे रेस्टोरेंट में या बिग बाजार में जो काउंटर के पीछे बंदे बैठे होते हैं, दे आर दी इनसाइड ऑर्डर टेकर। डिलीवरी सेल्स पीपल जनरली ये डिलीवर भी कर रहे हैं आपको घर तक, ठीक है। जैसे किसी किराना स्टोर में कोई लड़का अगर अपॉइंट किया हुआ है तो आप सामान का पर्चा दे आते हो, वो आपका ऑर्डर ले लेता है, आपको ऑर्डर प्रोसेस करके आपके घर तक वो डिलीवर करने जाता है, ठीक है। जोमेटो वाले, स्विगी वाले जनरली यही कर रहे हैं, डिलीवरी ऑफ सेल्स पीपल, डिलीवरी थ्रू दी सेल्स पीपल ये हो रहा है। आउटसाइड ऑर्डर टेकर, ये जनरली आउटसाइड ऑर्डर टेकर्स होते हैं, यानी कि बाहर जाकर मूव करके वो आपसे ऑर्डर लेकर आते हैं। जैसे आप अगर टिफिन सिस्टम चला रहे हो तो जनरली आज की डेट में कितने टिफिन बनेंगे उसका ऑर्डर आपके पास पहले से आएगा, तो आप पहले से ऑर्डर लेके रखोगे। ऑर्डर क्रिएटर में मिशनरी सेल्स पीपल बताया गया, बेसिकली जैसे डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, ये दवाएं खुद यूज नहीं करते हैं, दवाएं इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये दवा रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो जो भी पेशेंट्स हैं वो तभी वो दवा परचेज करेंगे जब डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करेगा, सो दे आर नोन एज दी ऑर्डर क्रिएटर्स। ऑर्डर गेटर 2 तरीके के हैं, फ्रंट लाइन और सेल्स सपोर्ट। तो फ्रंट लाइन में है जो नया बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, बाहर जाके मूव कर रहे हैं और कस्टमर को पहली बार आपसे जोड़ रहे हैं, वो। ऑर्गेनाइजेशनल सेल्स पीपल हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को एक नए लेवल तक पहुंचा रहे हैं, जैसे जो विदेशों में भी कंपनी की साख बना रहे हैं, गुडविल क्रिएट कर रहे हैं, जनरली सीईओ, जनरल मैनेजर्स बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशनल सेल्स पीपल कहलाएंगे। फिर आ रहा है कंज्यूमर सेल्स पीपल, जो नीचे के लेवल पे, मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, वो कंज्यूमर सेल्स पीपल है। वो फ्रंट लाइन है, यानी कि सबसे पहले जो कस्टमर आ रहा है वो उनसे टकरा रहा है, ठीक है, और वो आपसे ऑर्डर ले रहे हैं। सेल्स सपोर्ट सेल्स पीपल होते हैं, ये बैकग्राउंड में रहते हैं, ये आपसे मिलते नहीं है कस्टमर से। जैसे टेक्निकल सपोर्ट के पीपल, जैसे आपको मोबाइल में कोई दिक्कत आ गई है तो सबसे पहले आप इनमें फ्रंट लाइन सेल्स पीपल से बात करोगे, वो सजेस्ट करेंगे कि हाँ टेक्निकली इसमें कुछ दिक्कत है, तो वो आपको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, तो टेक्निकल सपोर्ट सेल्स पीपल से आप मिलोगे। मर्चेंडाइजर्स वो हैं जो उस रिटेल आउटलेट को रन कर रहे हैं, जो ओनर्स हैं, जो सीईओज हैं, जो मैनेजर्स बैठे हुए हैं। जनरली इनसे लास्ट में ही मुलाकात हो सकती है, जब आपको कोई क्वेरी है, जब आपको कोई कंप्लेन है, या आप कोई बात करना चाहते हो लॉयल्टी के लिए या एक्स्ट्रा रिवॉर्ड लेने के लिए, बोनस लेने के लिए, तो आप जनरली मर्चेंडाइजर्स तक पहुंचते हो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. और फाइनली दी सेलिंग थ्योरीज, फटाफट इसको देख लेते हैं। 6 थ्योरीज मैंने बताई थी आपको। एडास थ्योरी है सबसे पहले। देखिए एडास थ्योरी सेलिंग की क्या कह रही है कि 5 स्टेप्स में बात की गई है। सबसे पहले आप अटेंशन लीजिए कस्टमर की, ठीक है। जब वो अटेंशन दे देगा तो आप इंटरेस्ट जनरेट करिए, मतलब उस कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए कि वो आपकी बात को सुने। फिर उसके डिजायर तक पहुंचिए, यानी कि वो क्या खरीदना चाहता है, उसके मन में क्या है वो जानिए, और फाइनली उसको देखते हुए आप एक्शन लीजिए, और फाइनली प्रोडक्ट को बेचते हुए उसको सेटिस्फाई कीजिए। सो दिस इज सिंपली द अडास थ्योरी। राइट सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थ्योरी दी गई है, जिसमें एक ही बात की गई है कि जो सर्कमस्टांसेस है, जो सिचुएशन है, बेसिकली यहाँ से देख सकते हैं आप सिचुएशन रेस्पॉन्स, यानी कि जैसी सिचुएशन है वैसा ही रेस्पॉन्स आप शो कीजिए, ठीक है। तो सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए या नहीं है तो आप उसको अपने हिसाब से मोल्ड कीजिए, सिचुएशन को ऐसे क्रिएट कीजिए ताकि वो आपके बेनिफिट के लिए बन जाए, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको रेस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पर जो बेसिकली बात की गई है वो ये कि सही सिचुएशन होना, राइट सिचुएशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब तक नहीं होगी तब तक आप सेलिंग नहीं कर पाओगे। बिहेवियरल इक्वेशन थ्योरी दी गई थी ये, जिसमें बात की गई है कि जो बिहेवियर है, यानी बी है, बिहेवियर का मतलब यहाँ जो फाइनली सेल्स हो रही है वो, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ पीडीकेवी। तो पीडीकेवी क्या है यहाँ पर? पी इज द फोर्स ऑफ हैबिट, यानी हैबिचुअली आप उस प्रोडक्ट को कितना परचेज कर लो। जैसे मान लीजिए कोई अगर आदमी सिगरेट का हैबिचुअल है, उसको सिगरेट रोज पीनी है, तो आप उसको बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली जाएगा, सिगरेट खरीदेगा, पी लेगा, यूज कर लेगा, ठीक है। तो वो हैबिट में आ चुका है। इसी तरीके से आप टाटा सॉल्ट या कोलगेट या लक्स साबुन जो भी आप खरीद रहे हो और रेगुलर खरीद रहे हो, सो दैट इज बेसिकली द फोर्स ऑफ हैबिट।
तो अगर ये स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली वो सेल्स हो जाएगी। डी इज द ड्राइव लेवल, अमाउंट ऑफ मोटिवेशन कितना है। जरूरी नहीं है कि आपको हैबिट हो या ना हो, अगर आपको कोई स्ट्रांग मोटिवेशन मिल रहा है कि इसको खरीद के मुझे कोई बेनिफिट मिल रहा है तो भी आप परचेस करोगे। फिर के बता रहा है इंसेंटिव पोटेंशियल, ठीक है। ड्राइव लेवल अमाउंट ऑफ मोटिवेशन बता रहा है कि आप कितना मोटिवेटेड हो उसको खरीदने के लिए। इंसेंटिव पोटेंशियल है, मान लीजिए आपने बाय वन गेट वन फ्री है या किसी को खरीद के कुछ ऑफर मिल रहा है तो वो के बेसिकली काम करेगा वहां पर। और वी है यहाँ पे क्यूज, यानी कि आपको उसके बारे में कितनी नॉलेज है। जनरली क्यूज में भी वीक और स्ट्रॉन्ग, यानी आप पूरी नॉलेज घर से लेकर आए हो या आपको पूरी इंफॉर्मेशन है या वीक इंफॉर्मेशन है, तो उसके हिसाब से ये चारों फैक्टर्स काम करेंगे। बाइंग फॉर्मूला थ्योरी ऑफ सेलिंग है, ये अभी अभी हमने जो प्रोसेस बात किया था लगभग उससे मिलता जुलता ही है। 4 स्टेप में सिंपली बात की गई है। नीड को आइडेंटिफाई कीजिए कस्टमर की, अगर आप सही से नीड को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उसको वैसा ही सॉल्यूशन सजेस्ट करो। जब सॉल्यूशन आप दे दोगे तो फाइनली द परचेज विल कम, एंड परचेज अगर हो जाएगी तो द कस्टमर विल बी सेटिस्फाई, क्योंकि इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नीड। सेल्स मॉडल आप देख सकते हैं, अभी हमने सेल्स प्रोसेस की भी बात की थी, लगभग वैसा ही है। सबसे फेज 1 में आप रैपिड बिल्डिंग करते हैं, यानी कि जो आपने नॉलेज वाला अभी जो हमने बात की थी ना कि नॉलेज गेन कीजिए, तो वो यही है कि आप कस्टमर को अपनी नॉलेज के अनुसार आप अपने बारे में बताते हो, कंपनी के बारे में बताते हो और कस्टमर के बारे में बताते हो सेल्स मॉडल में। तो ये आप बेसिकली रैपिड बिल्डिंग कर रहे हो। सेकेंड इज डिस्कवरी, यानी आप नीड आइडेंटिफाई कर रहे हो। थर्ड इज द डिमॉन्स्ट्रेशन, आप डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो। फिर है आप ट्रायल क्लोज, यानी डिमॉन्स्ट्रेशन करते करते ही आप उसको ट्रायल क्लोज करने की कोशिश करते हो, नहीं होता है तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है और फिर फाइनली क्लोजिंग दी सेल्स होता है। और लास्ट में है इसमें स्पिन मॉडल, जिसमें बात की गई है कि सिचुएशन सही होनी चाहिए, उस सिचुएशन के अनुसार आप सही सिचुएशन में जो कस्टमर का पेन है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उन प्रॉब्लम से जुड़ी हुई जो उसके आउटकम्स हैं, जो इम्प्लीकेशंस हैं जो उस प्रॉब्लम की वजह से हो रही हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और फिर उसको सजेस्ट कीजिए कि क्या प्रोडक्ट वो खरीद सकता है बेसिकली। सो दैट इज द पार्ट ऑफ द नीड पे ऑफ।